कारक के बारे में डिस्कशन करेंगे। 8, 9, 10 दोनों के बुक्स में जो कुछ भी है उसका सारांश है। वाक्य में आए पद के साथ अन्य पदों का जो संबंध होता है या भिन्न भिन्न पदों के बीच जो आपसी संबंध होता है उस संबंध को कारक कहते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे क्रिया के साथ संबंध होता है, ठीक है, बाकी पदों का, कभी कर्ता का, कभी कर्म का, ठीक है। और ये जो भिन्न भिन्न पदों के बीच आपसी संबंध, ये आपको देखने को मिलेगा संबंध कारक में, ठीक है। कारक को पहचानने के लिए जिन शब्दांशों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। हिंदी में 8 कारक माने जाते हैं। ये चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं। याद रखिएगा, संज्ञा या फिर सर्वनाम के बाद आते हैं ये जो कारक चिन्ह होते हैं या फिर परसर्ग होते हैं, विभक्ति कह सकते हैं। संबोधन कारक में ये चिन्ह शब्द के पहले आते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं। और सिर्फ संबोधन कारक याद रखिएगा, संबोधन कारक में ये जो कारक चिन्ह होते हैं ये शब्द के पहले आते हैं, जैसे कि है, अरे, ये सब पहले आते हैं, उसके बाद हम शब्द को जोड़ते हैं, ठीक है। ये रहा 8 क्लास का कारक चिन्ह और यहाँ पर राइट साइड में है 9 क्लास का। दोनों को मैं एक साथ जोड़ दी हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कुछ कुछ अलग है। कर्ता में देखिए ने, को, से 8 में है और 9 में है ने, से, को, के, ठीक है, कारक चिन्ह। कर्म में 8 में आप देखेंगे को और से है और ये जो फाई है ये शून्य परसर्ग है। अगर कोई भी परसर्ग ना लगा होगा तब हम बोलेंगे शून्य परसर्ग, तो वो शून्य परसर्ग आप देखने को पाएंगे कर्ता कारक में और कर्म कारक में, ठीक है। और 9 में आप देख सकते हैं को और से है। बाकी करण में देखेंगे से, के द्वारा, के साथ इतना यूज नहीं होता है, से, के द्वारा ज़्यादातर यूज होता है। और 9 में देखेंगे करण में सिर्फ से दिया है। संप्रदान देखेंगे तो को के लिए, इधर देखेंगे तो को के लिए, के निमित्त जो है लिए भी वही है, सेम, ठीक है। अपादान में देखेंगे तो 8 में से है और 9 में भी से है, तो दोनों में से है। संबंध में काके की, रारेरी, नानी ने, दोनों में सेम है। अधिकरण में मैं और पर 8 क्लास में है। 9 में आप देखेंगे मैं पर को भी आड़ है, ठीक है। संबोधन में देखेंगे है, ओ, अरे, अजी, और इधर भी वही है, अरे, ओ, जी, ए, हेलो, वही सब। और ये रहा 10 क्लास का। यहाँ पर थोड़ा डिस्क्राइब किया है कर्ता किसको कहते हैं शॉर्टकट में, जैसे क्रिया को करने या कराने वाला कर्ता, शून्य परसर्ग ने से यूज होता है। कर्म देखिए जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, ठीक है। करण क्रिया होने का साधन। संप्रदान जिसके हित में क्रिया का संपादन किया जाए। अपादान क्रिया का जिससे अलग होने का भाव हो, ठीक है, अलगाव इज इक्वल टू अपादान। संबंध संज्ञाओं के बीच संपर्क। अधिकरण क्रिया के होने का स्थान या समय, तो स्थान या समय याद रखिएगा, अधिकरण। संबोधन में क्या है, किसी को पुकारने के लिए प्रयुक्त होता है। अब देखेंगे विस्तार रूप से थोड़ा सा। कर्ता कारक जिस पद के द्वारा क्रिया का संपादन होता है उसे कर्ता कहते हैं, यानी कि जो क्रिया करता है उसी को कहेंगे क्या, कर्ता कारक। और चिन्ह क्या क्या है, ने, से, को या फिर शून्य परसर्ग, कुछ भी नहीं लगा होगा, फिर भी आपको समझना होगा कि कर्ता कारक है। और कुछ कुछ रूल्स हैं, देख लीजिए। अकर्मक क्रियाओं के साथ ने नहीं लगता है। उदाहरण, मोहन कटक गया, अशोक बेवजह रोया। गया यहाँ पर क्या है, अकर्मक क्रिया है। रोना भी यहाँ पर क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो बोला गया है कि जब अकर्मक क्रिया होती है तब ने हम नहीं लगा सकते कर्ता के साथ। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे,
शून्य परसर्ग, ठीक है, क्योंकि कोई भी परसर्ग नहीं है तो कहेंगे शून्य परसर्ग। तो हमने देखा कि अकर्मक क्रिया के साथ ने नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है कि सकर्मक क्रिया के साथ ने लगेगा, ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ रूल है। सकर्मक क्रियाओं के कर्ता के साथ वर्तमान और भविष्यत काल में ने नहीं लगता है। तो हमने देखा कि पहले अकर्मक क्रिया के साथ ने नहीं लगेगा, फिर हमें लगा कि सकर्मक क्रिया के साथ ने लगेगा, लेकिन उसमें भी सकर्मक क्रिया अगर है लेकिन जो वाक्य है वो वर्तमान काल में है या फिर भविष्यत काल में है तो भी हम ने नहीं लगा सकते हैं। तो इससे हम क्या समझेंगे कि क्रिया सकर्मक होना चाहिए और जो वाक्य है वो भूतकाल में होना चाहिए, ठीक है, तब जाके हम कर्ता के साथ ने लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैं कविता लिखती हूँ, ये वर्तमान का है, मैं कल पढ़ूँगी, ये भविष्यत काल का है, ठीक है। तो इन दोनों में कर्ता तो है, कर्ता कारक है, लेकिन उसके साथ हम ने को नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं शून्य परसर्ग। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या जाना कि सकर्मक क्रिया होने पर और भूतकाल में होने पर ने लगा सकेंगे, लेकिन वहाँ भी एक रूल है। अपूर्ण भूत और हेतु मद भूत के प्रथम रूप के कर्ता के साथ ने नहीं लगता। उदाहरण, मिताली खा रही थी, सुश्री आती तो सृष्टि जाती, ठीक है। हमने जाना कि सकर्मक क्रिया होने पर और भूतकाल में अगर वाक्य है तो उसमें हम कर्ता के साथ ने लगाएंगे, लेकिन फिर एक रूल क्या है कि भूतकाल हो लेकिन अपूर्ण भूत और हेतु मद भूत का प्रथम रूप ना हो, ठीक है। अगर अपूर्ण भूतकाल में है वाक्य या फिर हेतु मद भूत के प्रथम रूप में है तब भी हम कर्ता के साथ ने नहीं लगा सकते हैं। अपूर्ण भूत जैसे मिताली खा रही थी, ठीक है। सुश्री आती तो सृष्टि जाती, यह है हेतु मद भूत का प्रथम रूप। और द्वितीय रूप कौन सा होगा कि सुश्री आई होती, ठीक है, जो यहाँ पर आती लिखा है, अगर वहाँ पर हम लिख देते सुश्री आई होती तो सृष्टि गई होती, ठीक है, तब हो जाएगा हेतु मद भूत का द्वितीय रूप, और उस द्वितीय रूप में आप ने लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हेतु मद भूत के प्रथम रूप के कर्ता के साथ आप ने नहीं लगा सकते हैं। फिर हम यहाँ पर क्या जाने कि क्रिया एक तो क्या है सकर्मक होना चाहिए, वाक्य जो है भूतकाल में होना चाहिए, और यहाँ पर जैसे कि अपूर्ण चला गया और हेतु मद भूत का प्रथम रूप भी चला गया, इनके साथ हम नहीं लगा सकते हैं। तो किसके साथ लगाएंगे? जब सामान्य भूतकाल हो, जैसे कि आयुष ने लिखा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए आयुष क्या है, यहाँ पर कर्ता कारक, तो आयुष के साथ यहाँ पर हम लगाए हैं कर्ता कारक का चिन्ह ने, ठीक है। ये व्यवहार आप याद रखिए कहाँ कहाँ पर ने लगा है। उसके बाद आसन्न भूतकाल में आप लगा सकते हैं आयुष ने लिखा है, पूर्ण भूतकाल में आयुष ने लिखा था, संदिग्ध भूतकाल आयुष ने लिखा होगा। हेतु मद का द्वितीय रूप आयुष ने लिखा होता तो आराध्या को बताया होता। तो ये रहे भूतकाल के कुछ रूप जिनके साथ आप कर्ता कारक के साथ ने लगा सकते हैं, ठीक है। और क्रिया याद रखिएगा हमेशा सकर्मक होना चाहिए, अकर्मक होगा तो ने नहीं लगेगा। और कहाँ पर लगता है? संयुक्त क्रिया की सहायक क्रिया अकर्मक होने पर ने का प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण, अमूल्य लिख चुका है, रानी पढ़ नहीं सकी। तो इसको आप यहाँ आपने क्या जाना कि अकर्मक क्रिया अगर है तो वहाँ पर आप ने नहीं लगा सकते हैं, तो उसी को याद रखिए। यहाँ पर भी वही लिखा है कि संयुक्त क्रिया की सहायक क्रिया अकर्मक है, ठीक है, तो भी हम क्या नहीं लगा सकते हैं? ने नहीं लगा सकते हैं। कर्ता के बाद ने आने पर क्रिया पर कर्म का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कहाँ कहाँ ने लगता है। ने लगने के बाद क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए कि कर्ता के बाद ने आने पर क्रिया पर कर्म का प्रभाव पड़ता है, यानी कि क्रिया पर कर्ता का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है।
जैसे कि रोहन ने पुस्तक खरीदी। अब यहाँ पर रोहन ने, ये क्या है, कर्ता कारक है। रोहन के बाद ने लगा है, तो देखिए रोहन लड़का है, यानी कि क्या होना चाहिए था, रोहन खरीदा, ठीक है, उसके अनुसार खरीदा, लेकिन ने लग गया है। इसके वजह से रोहन का प्रभाव, रोहन पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसका प्रभाव पड़ेगा, कर्म का। कर्म यहाँ पर क्या है, पुस्तक, तो पुस्तक स्त्रीलिंग है, उसके हिसाब से होगा खरीदी, ठीक है। रोहन ने पुस्तक खरीदी। कर्ता के बाद ने लगा हो लेकिन कर्म ना हो, तब क्रिया एक वचन पुल्लिंग ही होगी। सिद्धार्थ ने खाया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्म यहाँ पर नहीं है, ठीक है, कर्म जो है यहाँ पर नहीं है। तब यहाँ पर क्या होगा, अगर कर्ता के बाद ने है तो हमेशा आप क्या रखेंगे, जो क्रिया को एक वचन पुल्लिंग, चाहे कर्ता यहाँ पर स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, ठीक है, चाहे एक वचन में हो चाहे बहुवचन में हो कर्ता, ठीक है, क्या होगा, अगर ने लग गया और कर्म नहीं है तो जो क्रिया है वो एक वचन पुल्लिंग में ही आएगी। सिद्धार्थ ने खाया, बच्चों ने खाया, लड़की ने खाया, ठीक है। कर्ता के बाद ने लगा हो और कर्म के साथ को लगा हो, तब क्रिया अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग होगी। नीरज ने लड़कों को बुलाया। यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि अगर कर्ता के बाद ने है और कर्म है और कर्म के बाद को लगा है, ठीक है, कर्ता के बाद ने है, कर्म के बाद को लगा है, कर्म यहाँ पर क्या है, लड़कों को, ठीक है। नीरज यहाँ पर कर्ता है तो कर्ता के बाद ने लगा है, कर्म के बाद को लगा है, तब भी क्या होगा, क्रिया जो है अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग हमेशा हमेशा, ठीक है। नीरज ने लड़कों को बुलाया, चाहे यहाँ पर नीरज के जगह कोई लड़की का नाम होता या फिर बहुवचन में होता या फिर एक वचन, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कर्ता के बाद ने है और कर्म के बाद को है तो क्रिया जो है हमेशा ऐसे ही, बुलाया, खाया, गया, ऐसे होगा, ठीक है। अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग हमेशा। यहाँ तक हमने देखा कि कर्ता कारक में ने कहाँ पर यूज होता है। अब हम कर्ता कारक का जो और एक चिन्ह है को, वो कहाँ पर यूज होता है देखेंगे। कर्ता की बाध्यता, औचित्य, आवश्यकता के अर्थ में को प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि कोई ऐसा काम है, यानी कि जो क्रिया है, क्रिया से कर्ता का संबंध, अगर बाध्यता, उस संबंध में अगर आपको बाध्यता नज़र आती है, औचित्य नज़र आती है, आवश्यकता नज़र आती है, तब क्या होगा, कर्ता के साथ वहाँ पर को लगा होगा, ठीक है। वहाँ पर आप ने नहीं लगा सकते हैं। उदाहरण देखिए, वर्षा को आना पड़ा। अब आना जो है बाध्य है, ठीक है, मतलब वो बाध्य होकर आई है, वर्षा को आना पड़ा। यहाँ पर आप ने तो नहीं लगा सकते हैं, है ना, कि वर्षा ने आना पड़ा, वर्षा को आना पड़ा। और यहाँ पर जो को, हम अक्सर क्या देखते हैं कि जो कर्म कारक का चिन्ह होता है वो को होता है, ठीक है। तो हम को देखते ही हमें लगेगा कि कर्म कारक है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ कुछ जगह पर समझना ज़रूरी होता है कि वर्षा को आना पड़ा, यहाँ पर वर्षा क्या है, वर्षा को, ये कर्ता कारक का चिन्ह है को, ठीक है। उत्तम को पढ़ना पड़ेगा, ये भी बाध्यता। हर्षित को लिखना पड़ सकता है, आवश्यकता, ठीक है। मुझे जाना है, ये भी बाध्यता। मुख्य क्रिया के साथ ना लगा होता है। और आप देखेंगे जब आप को का यूज करते हैं कर्ता कारक में, अगर आप को का यूज करते हैं कर्ता के बाद, तो जो मुख्य क्रिया होता है, जैसे वर्षा को आना पड़ा, तो आना यहाँ पर मुख्य क्रिया है। उत्तम को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना यहाँ पर मुख्य क्रिया है। हर्षित को लिखना पड़ सकता है, लिखना मुख्य क्रिया है, ठीक है। मुझे जाना है, जाना मुख्य क्रिया है। इन सारी क्रियाओं को अगर आप देखेंगे तो सभी में आपको लास्ट में ना दिखाई देगा, है ना। आना में ना है, पढ़ना ना, ठीक है, हर एक में। तो यहाँ पर आप देखेंगे मुख्य क्रिया के साथ ना लगा होता है। और क्या मिलता है आपको कर्ता कारक के साथ से, ठीक है। कहाँ यूज होता है, या तो भाववाच्य में होना चाहिए वाक्य, यानी कि क्रिया की प्रधानता होनी चाहिए, या फिर कर्मवाच्य, यानी कि अगर वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, ठीक है।
और कहाँ लगता है से? प्रेरणार्थक वाक्यों में प्रेरित कर्ता के साथ। ठीक है, प्रेरित कर्ता यानी कौन? अगर मैं किसी से करवा रही हूँ कोई कार्य, तो मैं जिससे करवा रही हूँ वो होगा प्रेरित कर्ता। ठीक है, क्योंकि वो प्रेरित होकर क्रिया करेगा। मैं प्रेरक हूँ क्योंकि मैं प्रेरणा दूंगी। ठीक है, उदाहरण कुछ देखेंगे। आलोक से हंसा नहीं जाता। अक्सर आप देखेंगे भाववाच्य के जो वाक्य होते हैं वो निषेधार्थक अक्सर दिखाई देते हैं। ठीक है, आलोक से हंसा नहीं जाता, तो यहाँ पर आलोक से, आलोक के बाद से लगा है, स्टिल ये क्या है? कर्ता कारक है। ठीक है, मिठाई हलवाई से बनाई गई है, यहाँ पर भी क्या है? हलवाई से, ये क्या होगा? से लगेगा यहाँ पर। ठीक है, कर्ता कारक से। वो अपना काम नौकरों से कराता है, ये भी क्या है? प्रेरणार्थक वाक्यों में जो प्रेरित करता है उसका उदाहरण है। यह पत्र अमर से भिजवाया जाएगा, यह पत्र अमर से भिजवाया जाएगा, ये भी क्या होगा? प्रेरित कर्ता के साथ से लगा है। ठीक है, से अक्सर हम कहाँ पर देखते हैं? करण कारक में देखते हैं, अपादान कारक में देखते हैं। तो कर्ता कारक में भी याद रखिएगा से यूज होता है। और कहाँ कहाँ यूज होता है ध्यान दीजिए। अगर वाक्य में क्रिया की प्रधानता है, या फिर कर्म की प्रधानता है, या फिर क्या होता है? प्रेरणार्थक वाक्य अगर है, तो वहाँ पर प्रेरित कर्ता के साथ लगता है से। ठीक है, वह अपना काम नौकरों से कराता है, नौकर यहाँ पर क्या है? प्रेरित करता है। मिठाई हलवाई से बनाई गई है, हलवाई यहाँ पर प्रेरित करता है। यह पत्र अमर से भिजवाया जाएगा, अमर यहाँ पर प्रेरित करता है। शून्य परसर्ग आप पहले ही देख चुके हैं। सुनंदा रसोई कर रही है, तो ये वर्तमान काल में है वाक्य, इसीलिए यहाँ पर ने नहीं लगा है, कोई भी परसर्ग है नहीं, शून्य परसर्ग। इसीलिए नैना पढ़ने जाती है, यहाँ भी कोई परसर्ग नहीं, तो नैना कर्ता कारक है लेकिन शून्य परसर्ग है। शीला खेलने गई है, यहाँ भी शून्य परसर्ग का यूज हुआ है। तो कर्ता कारक में हमने देखा ने, से, को और शून्य परसर्गों को। और भी हमने देखा ने कहाँ कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, और ने लगने के बाद क्या क्या होता है। फिर आता है कर्म कारक। इसके चिन्ह क्या होते हैं? को, से और शून्य परसर्ग। या तो आपको को देखने को मिलेगा, या फिर आपको देखने को मिलेगा से, या फिर आपको देखने को मिलेगा शून्य परसर्ग, यानी कुछ भी नहीं। जिस व्यक्ति या वस्तु पर कर्ता के क्रिया व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। निर्जीव के साथ कर्म कारक में को नहीं लगता, इसको याद रखिएगा। अगर एक निर्जीव है, निर्जीव वस्तु है, तो वहाँ पर आप को नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि विशाल रोटी खाता है, अब रोटी तो निर्जीव है, विशाल रोटी को खाता है, ऐसे तो नहीं कह सकते, है ना। तो इसको आप याद रखिए, निर्जीव के साथ कर्म कारक में को नहीं लगता। वैशाली शांति को हंसाती है। अब यहाँ पर देखिए, शांति को, शांति यहाँ पर क्या है? कर्म है, लेकिन वो सजीव है, तो इसके साथ हम को लगाए हैं। ठीक है, हंसना क्या है? अकर्मक है, लेकिन हंसाना सकर्मक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे को कहाँ पर लगेगा कर्म कारक में। प्राणीवाचक कर्म के साथ को अवश्य आता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा शांति को हंसाती है। उदाहरण देखिए, शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया। छात्र क्या है? प्राणीवाचक कर्म है और इसके साथ लगा है को, तो यहाँ पर छात्रों को क्या होगा? कर्म कारक। अप्राणीवाचक कर्म में इस, उस आदि निर्देशकों द्वारा अधिक बल दिए जाने पर को आता है। पहले हमने क्या देखा कि प्राणीवाचक कर्म के साथ को आता है, तो आपने देखा छात्रों के बाद जो को है इसे आप पहचाने की कर्म कारक है। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि तो फिर अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं आता है ना। प्राणीवाचक कर्म के साथ को अवश्य आता है, तो अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं आता है, हमने समझा। लेकिन उसमें भी एक रूल क्या है कि अगर अप्राणीवाचक कर्म में इस और उस आदि निर्देशकों द्वारा अधिक बल दिया गया है, तब हम को का यूज कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे मुखिया ने इस तालाब को खुदवाया है। यहाँ पर अगर हम सिर्फ लिखते तालाब, मुखिया ने तालाब को खुदवाया है, ठीक है। अगर सिर्फ तालाब लिखते तो ये क्या होता, अप्राणीवाचक होने के नाते यहाँ पर हम क्या नहीं लगा सकते थे, को। मुखिया ने तालाब खुदवाया है, ठीक है, तालाब को नहीं लिखते। लेकिन जब वहाँ पर तालाब से पहले हम इस लगा देते हैं, यानी कि पर्टिकुलर बोल देते हैं कि इसी तालाब को, उस तालाब को, ठीक है, तब हम तालाब के बाद को लगाना जरूरी है। अगर इस, उस आदि निर्देशकों को आप यूज करते हैं, अप्राणीवाचक कर्म है, तब आपको उस कर्म के बाद को लगाना है। मुखिया ने इस तालाब को खुदवाया है। अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं आता। यहाँ पर अगर आप निर्देशक का ये जो शब्द होते हैं निर्देश सूचक, जैसे इस, उस, ये सब आप नहीं लगाएंगे, तब आप देखेंगे कि अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं आता। जैसे कि शिक्षक ने इतिहास पढ़ाया। अब इतिहास यहाँ पर क्या है, अप्राणीवाचक कर्म है, ठीक है, तो यहाँ पर हम को नहीं लगा सकते हैं। इतिहास को पढ़ाया नहीं होगा, शिक्षक ने इतिहास पढ़ाया, बस। इतिहास क्या है, कर्म कारक। लड़के ने किताब पढ़ी, किताब यहाँ पर कर्म कारक है, लेकिन को हम नहीं लगा सकते हैं रूल के अनुसार। मैंने एक कलम खरीदी। से, अब से देखेंगे कर्म कारक में से कहाँ पर लगता है, कहना, बोलना, पूछना, बात करना, ठीक है। कहना, अगर आप किसी से कुछ कह रहे हैं, कोई दूसरा भी अगर किसी से कुछ कह रहा है, कोई बोल रहा है, कोई पूछ रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई किसी से मिल रहा है, कोई किसी से प्रार्थना कर रहा है, कोई किसी से अनुरोध कर रहा है, तब हम वहाँ पर कर्म के साथ क्या लगाएंगे, से, ठीक है। और कर्म होना क्या चाहिए, प्राणीवाचक होना चाहिए। तुम इस मामले में निर्देशक से मिलो। निर्देशक यहाँ पर प्राणीवाचक कर्म है, ठीक है, निर्जीव नहीं है। मुझसे क्या कहना चाहते हो, मुझसे क्या होगा यहाँ पर, कर्म कारक। छात्र ने शिक्षक से 2 प्रश्न पूछे, तो शिक्षक से क्या होगा, कर्म कारक। आपसे मेरी यही प्रार्थना है, आपसे क्या होगा, कर्म कारक, ठीक है, आपसे मेरी यही प्रार्थना है। उसके बाद देखेंगे करण कारक। कर्म में हमने क्या देखा, एक तो हमने देखा से कहाँ लगता है, और एक हमने देखा को कहाँ लगता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे करण कारक। इसके चिन्ह होते हैं से, के द्वारा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। तो करण कारक में ध्यान दीजिएगा कि साधन, अगर आपको किसी शब्द से साधन का बोध होता है, लगता है कि ये एक साधन हो सकता है या फिर एक साधन है क्रिया के करने के लिए, तो वहाँ पर क्या होगा, करण कारक। तो पहला चिन्ह देखेंगे से, कहाँ कहाँ पर से लगता है, अगर साधनवाचक शब्द है, ठीक है, जैसे चाकू हो गया, चाकू से काटती हूँ, तो चाकू साधन हो गया। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कारकवाचक, कारणवाचक शब्द, इन तीनों के साथ, ठीक है, करण कारक में क्या लगता है, से। रीतिवाचक क्रिया विशेषण थोड़ा देख लीजिए। वे क्रिया विशेषण शब्द, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, जिनसे क्रिया के होने की विधि या तरीके के बारे में पता चलता है। यानी कि एक तो क्रिया की विशेषता बताता है, किस प्रकार की क्रिया किस तरह से हो रहा है, ठीक है, उसको हम कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि ध्यान से, धीरे धीरे, अगर क्रिया धीरे धीरे हो रही है तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, रीतिवाचक विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो उदाहरण देख लेंगे। मैं चाकू से आम काटती हूँ। यहाँ पर चाकू क्या है, एक साधन है, साधन का बोध है, तो चाकू से क्या होगा, करण कारक। मैंने धैर्य से समस्या का मुकाबला किया। अब मुकाबला किया ये क्रिया है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, धैर्य, ठीक है। किस
किस तरह से ये क्रिया हो रही है? धैर्य से। तो धैर्य क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो उसके साथ भी क्या लगा है? से। ठीक है, धैर्य से। यहाँ पर साधन तो नहीं लग रहा है, लेकिन रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? धैर्य से करण कारक। हार्दिक बुखार से पीड़ित है। ठीक है, अब यहाँ पर साधन नहीं है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी नहीं है, ये है कारण। ठीक है, जब भी आपको वाक्य में कोई कारणवाचक शब्द मिले तो वो क्या होगा? करण कारक। हार्दिक बुखार से पीड़ित है। पीड़ित होने का कारण क्या है? बुखार। पौधा धूप से सूख गया। सूख जाने का कारण क्या है? धूप। ठीक है, तो धूप से क्या हो गया? करण कारक। तुम पत्र के द्वारा यह बात बता दो। ये के द्वारा का एक एग्जाम्पल था, तो मैं लिख दी हूँ कि तुम पत्र के द्वारा यह बात बता दो। यहाँ पर भी पत्र क्या है? एक साधन का बोध करा रहा है। ठीक है, पत्र के द्वारा यह बात बता दो, ये भी हो गया करण कारक। फिर आता है संप्रदान कारक। करण कारक में हमने से और के द्वारा दो चिन्हों को लिखे थे। तो से आपने देखा किस किस के साथ यूज होता है, और के द्वारा में भी आप देखेंगे कि साधन का ही बोध होता है। संप्रदान कारक, जैसे कि नाम में ही है कि दान करना। ठीक है, देना। इसके चिन्ह क्या है? को, के लिए, के निमित्त, की खातिर। जिसके लिए कुछ किया जाता है या जिसे दिया जाता है, या तो किसी के लिए कुछ करो या फिर किसी को कुछ दो। ठीक है, उससे संप्रदान कारक कहते हैं। को चिन्ह हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर लगता है। संप्रदान कारक के अनुसार तुम गरीब को अन्न दो। यहाँ पर आप गरीब को दे रहे हैं, और वो भी आप परमानेंटली दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसको दे रहे हैं वापस ले आएंगे। जैसे कि धोबी को कपड़ा दो, धोबी वो वापस धोकर वो दे देगा। ठीक है, तो वो नहीं होगा संप्रदान कारक। तुम गरीब को अन्न दो, यहाँ पर गरीब को क्या है? संप्रदान कारक। मेरे पास खाने को रोटी भी नहीं है, यहाँ पर भी को क्या होगा? संप्रदान कारक का चिन्ह। अब हम पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? तो के लिए लगा है, यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर आप देखेंगे के लिए के जगह अगर आप को लिखेंगे तब भी सही होता है। ठीक है, तो कभी कभी जो के लिए होता है वो को के अर्थ में ही लगा होता है संप्रदान कारक में। याद रखना क्या है यहाँ पर? नमस्कार, सलामी, आदर, धन्यवाद, शुभकामना, आशीर्वाद, बधाई, प्यार, श्रद्धांजलि। अगर इन सब के अर्थ का बोध हो वाक्य में, तब भी वहाँ पर जो को लगा होगा वो होगा संप्रदान कारक का चिन्ह। वहाँ पर आप कर्म कारक मत कीजिएगा या फिर कर्ता कारक मत कीजिएगा, वहाँ पर होगा संप्रदान कारक। जैसे कि गुरुजी को नमस्कार, बच्चों को बहुत बहुत प्यार, जन्मदिवस पर आपको शुभकामनाएं। तो देखिए, जो शुभकामनाएं आपके मुंह से निकल रही है वो परमानेंटली निकल रही हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप अभी बोल दे रही हैं कि आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और बाद में घर जाते हुए बोल देंगे कि नहीं, मैं जो शुभकामनाएं दी थी वो मैं लौटा ले रही हूँ। ऐसा नहीं होगा ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? संप्रदान कारक। ठीक है, याद रखिएगा, नमस्कार, सलामी, आदर, धन्यवाद, इन सब के अर्थ में अगर वाक्य में को लगा है तो वो होगा संप्रदान कारक। और करण में भी आपको यही याद रखना है। एक कर्म में याद रखना है। क्या याद रखना था? कि कहना, बोलना, पूछना, बात करना, मिलना, प्रार्थना करना, अनुरोध करना, इन सब के अर्थ में अगर से लगा है तो वो क्या होगा? कर्म कारक। फिर आता है के लिए। एक हमने देखा कि को, ठीक है, को कहाँ लगता है? संप्रदान कारक में। अब हम देखेंगे के लिए कहाँ लगता है। यहाँ पर जो के लिए लगा था, अब हम पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे, वो को के ही अर्थ में लगा था। ठीक है, अगर के लिए के बदले को लिखेंगे तब भी सही होगा। तो के लिए कहाँ लगता है थोड़ा देखेंगे। अगर प्रयोजन के अर्थ में या फिर उद्देश्य के अर्थ में,
कहीं पर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, के लिए। पिताजी ने बहू के लिए एक अंगूठी खरीदी। अब यहाँ पर क्या है, प्रयोजन का अर्थ है, ठीक है। मैं अपने लिए जूते खरीदूंगा, ये भी प्रयोजन के अर्थ में है। मीरा पढ़ने के लिए शहर जाती है, यहाँ पर है उद्देश्य, ठीक है। शहर जाने का उद्देश्य क्या है, मीरा का पढ़ना। तो जब भी आप प्रयोजन का अर्थ देखते हैं या फिर उद्देश्य का बोध होता है, तब जो के लिए लगा होता है वहाँ पर कौन सा कारक होगा, संप्रदान, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपादान कारक। संप्रदान में फिर से बोल रही हूँ, कुछ शब्द याद रखिए। नमस्कार, सलामी, आदर, धन्यवाद, शुभकामना, आशीर्वाद, बधाई, प्यार, श्रद्धांजलि, इन सब का अर्थ अगर बोध होता है तो वहाँ पर को लगा होगा और वो संप्रदान कारक होगा। प्रयोजन और उद्देश्य का अर्थ बोध अगर हो रहा है वाक्य में और के लिए लगा है तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, संप्रदान कारक। फिर आता है अपादान कारक। अपादान इज इक्वल टू अलगाव, ठीक है। चिन्ह क्या है, से, दूरी का अर्थ या फिर अलगाव का अर्थ। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अब हम देखेंगे कि किस किस तरीके का अलगाव, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट अलगाव, पेड़ से पत्ते गिरे। सिंपली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पेड़ से जो है पत्ता अलग हो रहा है, ठीक है। बंदूक से गोली चली, अब गोली चल जाएगी तो बंदूक अलग, गोली अलग, ठीक है। हिमालय से गंगा निकली है, निकल गई तो निकल गई, बस अलग हो गई, ठीक है। डर, बच्चा सांप से डरता है। तो एक बात देखिए, बच्चा अगर सांप से डरता है तो क्या वो सांप के पास रहेगा, नहीं, वो सांप से दूर रहेगा, यानी कि अलगाव का बोध, वो सांप से अलग रहेगा, ठीक है। तुलना, विनोद माधव से लंबा है। अब अगर विनोद माधव से लंबा है यानी कि विनोद माधव से अलग है ना, तो यहाँ पर भी क्या बोध होता है, अलगाव का बोध। दूरी, कटक से भुवनेश्वर 30 किलोमीटर दूर है, यानी कि इनडायरेक्टली आपको यही बताया जा रहा है कि कटक अलग है और भुवनेश्वर अलग है, ठीक है। काल विधि, वह कल से बीमार है, यानी कि कल जो स्थिति थी वो आज नहीं है, आज वो अलग ही स्थिति में पहुंच गई है क्योंकि आज वो बीमार है, कल से बीमार है, ठीक है। तो काल विधि के अर्थ में भी क्या होगा, अपादान कारक। उत्पत्ति, दूध से दही बनता है। एक बार अगर दही बन जाए तो वो अलग हो जाता है, ठीक है। फिर से आप दही को दूध तो नहीं बना सकते हैं ना, तो उत्पत्ति के अर्थ में भी आपको क्या पता चला, क्या होगा, अपादान कारक। रक्षा, पुलिस नागरिकों को बदमाशों से बचाती है। नागरिकों को अगर बदमाशों से बचा लिया पुलिस ने तो बदमाश अलग, नागरिक अलग, है ना। हर एक लाइन में आप देखेंगे कि दोनों अलग अलग हैं। तो अलगाव का बोध होने पर क्या होगा, अपादान कारक। संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ठीक है। उसका, उसके, उसकी, ठीक है। मेरा, मेरी, अपना, अपनी। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी दूसरी संज्ञा से ज्ञात होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। परसर्गों का प्रयोग लिंग और वचन के द्वारा नियंत्रित होता है। कैसे होता है, जैसे कि देखिए, उसका हम लिखेंगे, फिर हम अगर बहुवचन होगा तो उनके, उसके, ऐसे लिखेंगे, है ना। का, के, की कहाँ यूज होता है, अन्य पुरुष होना चाहिए, संज्ञा होना चाहिए। उसका भाई, गोपाल की गाय, उनके कपड़े, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा या तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, जो भी है बाकियों का है, ठीक है। जैसे रिलेशनशिप्स में होते हैं ना थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर का, के, की कहाँ लगेगा, वो जो थर्ड पर्सन्स होते हैं उनके साथ, ठीक है। उसका भाई, गोपाल की गाय, उनके कपड़े। रा, रे, री कहाँ लगेगा, जो भी हमारा होगा या फिर मेरा होगा या फिर तेरा होगा, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पर्सन का कोई बात नहीं है, मेरा, तेरा, हमारा, ठीक है, जो कुछ भी है हमारा है। रा, रे, री उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। जैसे कि हमारा मकान, तेरी कलम,
मेरे हाथ। उसके बाद है ना, ने, नी। ये कहाँ लगेंगे? निजवाचक सर्वनाम के साथ। यहाँ पर अब मेरी तेरी बात नहीं है या फिर जो थर्ड पर्सन है उसका भी बात नहीं है। यहाँ जो कुछ भी है अपना है, ठीक है। अपना घर, अपनी लाठी, अपने लोग। समझ में आ गया होगा संबंध कारक। फिर आता है अधिकरण कारक। अधिकरण, यहाँ पर आपको एक छिपा हुआ शब्द नज़र आता होगा, वो है आधार, ठीक है। तो वाक्य में आप ढूंढ लीजिएगा, जहाँ भी अगर आपको आधार दिखे, आधार नज़र आए, तो क्या होगा? वो अधिकरण कारक। चिन्ह क्या क्या है? मैं, पर, को। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया व्यापार के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। या वो स्थान हो सकता है, समय भी हो सकता है। को कहाँ पर लगता है? कालवाचक शब्द के साथ या फिर दिशासूचक शब्द के साथ। जैसे कि तुम इतबार को हमारे घर पर आओ, ठीक है। तो इतबार के बाद क्या लगा है? को। तो ये काल सूचक शब्द है, ठीक है। इतवार। नवंबर 14 तारीख को बाल दिवस मनाया जाता है, यहाँ पर भी कालवाचक शब्द है। मैं दोपहर को अवश्य पहुँच जाऊँगा। दोपहर क्या है? कालवाचक शब्द है। थोड़ा आगे जाकर फिर बाएं को मुड़ जाना, अब यहाँ पर दिशा सूचक शब्द। जरा ऊपर को देखो, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पर भी दिशा सूचक। बताया जा रहा है कि इस दिशा में देखो, मैं यहाँ बैठा हूँ। देखो सूरज पश्चिम को जा रहा है, यहाँ पर भी हम दिखा रहे हैं कि उस दिशा में देखो कि सूरज पश्चिम को जा रहा है, हम दिशा बता रहे हैं। तो जब भी हम कालवाचक शब्द लिखते हैं या दिशा सूचक शब्द लिखते हैं, उसके साथ जो को लगा होता है वो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। मैं कहाँ पर लगता है? एक तो स्थान होना चाहिए, वो भी भीतर, ठीक है। अगर कोई चीज़ है जो भीतर है। समय की अवधि में भी आप लगाएंगे मैं, तुलनात्मक विशेषता में भी लगाएंगे मैं, या फिर अगर मूल्य बता रहे हैं तो भी लगाएंगे मैं, और वो होगा अधिकरण कारक का मैं, ठीक है। कमरे में मेज है, अब ये कमरे के अंदर है, कमरे के ऊपर तो नहीं हो सकता ना, कमरे के अंदर है मेज, तो यहाँ पर हम क्या लगाए हैं? मैं। मई के महीने में कड़ी धूप होती है, यह है समय की अवधि, ठीक है। फूलों में गुलाब सुंदर होता है, ये तुलनात्मक विशेषता, यानी कि बहुत सारे फूल हैं और उनमें गुलाब जो है सुंदर है, तो ये जो है एक अधिकार जमा रहा है अपना, है ना। तो यहाँ पर अब भी आप क्या देखेंगे? अधिकरण कारक। मैंने यह रजिस्टर 50 रुपये में खरीदा, जब भी मूल्य की बात आए तब भी जो मैं लगा होगा वो होगा अधिकरण कारक का मैं। तो पर कहाँ लगता है? देखिए, अगर जो चीज़ है वो ऊपर है, जैसे कि मैं, आपने देखा कि अगर अंदर है तो वहाँ पर आप लिखेंगे कि मैं, ठीक है, अगर भीतर है। और अगर आप ऊपर है वो चीज़ तो आप क्या लगाएंगे? पर, ठीक है। पेड़ पर बंदर बैठा है। दूरी के अर्थ में भी आप पर लगाएंगे। कुछ दूरी पर एक तालाब है, ठीक है, कुछ दूरी पर एक तालाब है। ठीक समय अगर आप बता रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर समय अगर आप बता रहे हैं, तब भी आप अधिकरण कारक में पर लगाएंगे। 2:30 पर गाड़ी आएगी। 2:30 में लिखने से गलत हो जाएगा, तो 2:30 पर गाड़ी आएगी। क्रियार्थक संज्ञा अगर है, ठीक है, यानी कि है तो क्रिया लेकिन वो संज्ञा के तरह व्यवहृत हुआ है, तब भी आप वहाँ क्या लगाएंगे? पर। आपके वहाँ जाने पर सब खुश हुए। जाना एक क्रिया है लेकिन किस तरह से व्यवहृत हुआ है? संज्ञा के तरह, ठीक है। आपके वहाँ जाने पर सब खुश हुए, और यहाँ पर जो पर लगा है वो अधिकरण कारक का चिन्ह है। किसी के प्रति प्रतिक्रिया अगर आप प्रकट कर रहे हैं तब भी आप क्या लगाएंगे? पर। जीवों पर दया करो, मुझ पर भरोसा रखो, इस मुद्दे पर आज चर्चा होगी, ठीक है। जब भी किसी के प्रति आप प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं या फिर चर्चा कर रहे हैं, कोई समीक्षा कर रहे हैं, तब भी आप क्या लगाएंगे? पर लगाएंगे, और वो पर अधिकरण कारक का चिन्ह है। अधिकरण कारक में आपको 3
याद रखना है चिन्ह, मैं, पर, को, ठीक है। फिर आता है संबोधन कारक यानी कि बुलाना। हे, अरे, ओ, जी, ए, हेलो, कुछ भी जिस तरीके से आप बुलाते हैं किसी को, वो सारा क्या है, संबोधन कारक। जिस संज्ञा से किसी को पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। मित्रों, मेरी बात सुनो, ए लड़के इधर आ, अजी सुनते हो। आप जिस तरह भी किसी को बुलाते हैं उसको क्या कहेंगे, संबोधन कारक, यानी कि किसी को संबोधन करना, किसी को बुलाना। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, मित्रों मेरी बात सुनो। जब भी आप किसी को संबोधन करते हैं और बहुवचन में अगर आप लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि मित्रों हो, देवियों हो, मुनियों हो, यहाँ पर आप अनुस्वार नहीं लगाएंगे, ठीक है। मित्रों ऐसा नहीं करना है। बहुवचन में आप लिख सकते हैं मित्रों, लेकिन जब भी आप संबोधन करते हुए लिखते हैं या बोलते हैं तो वहाँ पर आपको मित्रों लिखना है, ठीक है, अनुस्वार नहीं देना है, ध्यान रखिएगा।